अस्सलाम जी, नो फिल्टर विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम अपनी ज़िंदगी को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी के पहले 10 साल ऑब्ज़र्व करते हैं, दूसरे 10 साल हम उनको एक्सप्लोर करते हैं, तीसरे 10 साल हम एक्सपीरियंस करते हैं और चौथे 10 साल हम अपने आप को मार्केट करने की कोशिश करते हैं। और जब हम 40 में पहुँचते हैं तो हमें लगता है कि ये तो सब कुछ करना ही नहीं था, हम किसी और गलत तरफ चले गए हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। और बहुत से लोग इन चीज़ों के ऊपर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि पता नहीं हमारी ज़िंदगी के साथ क्या डिफरेंट हो रहा है, हम क्या ऐसा कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं हो रहा। बहुत से लोग इसको समझते हैं कि ये शायद कुछ मेंटल कुछ काम है। बहुत से लोग समझते हैं कि हम बुढ़े हो गए हैं शायद, जिसकी वजह से हमारे तमाम दुनिया से दिल जो है वो उचाट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो, अगर हम साइकोलॉजी की वर्ड्स में बात करें तो वो इसको हम मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं मर्दों में, और ख़वातीन में ये मिड लाइफ क्राइसिस हमेशा एक ऐसा वर्ड है जो कि आप जब उसको सुनते हैं या लोग आप जो भी आपको कहता है तो एक दफ़ा तो बल्ब ज़रूर चलता है और वो बल्ब ये कहता है कि ओ अच्छा, तो ये होता क्या है। सो हमने सोचा कि आपको मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो बताई जाए कि असल में ये है क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसकी रेमेडी क्या है। तो मेरे साथ आज की मेहमान है जी इरम शहबाज, तो उनसे पूछते हैं कि असल में ये चीज़ है क्या। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, आई एम फाइन जी, बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये जो असल वर्ड है मिड लाइफ क्राइसिस, एक तो अद्दी जिंदगी का क्राइसिस तो ये जो अद्दी जिंदगी का क्राइसिस है, ये कब आके पता लगता है? कि बहुत से लोग हैं जिनकी आधी जिंदगी 25 में आ जाता है, कोई 35 में आ जाता है, कभी 45-50 में आता है। असल में ये चीज़ है क्या? सबसे पहले तो ये कि इट्स लाइक आपको मिड लाइफ क्राइसिस जो है ना, वो एक्चुअली आपका मिड नहीं होता। अच्छा ठीक है। वो आपके एक्चुअली जो आपकी लाइफ का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का या पर्सनालिटी का जो आपका एक पूरा साइकिल होता ठीक है, है। वो एक्चुअली उसका जो है वो मिड होता है। मिड लाइफ क्राइसिस जो है वो एक्चुअली आपका इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, जो कि आपकी जो लाइफ की पूरी एक जो साइकिल है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और सारा कुछ, उसका एक्चुअली जो है वो मिड होता है, तो राइट? अगर हम हाँ, मिड की बात इट्स करते हैं, नॉट योर एज जिसका मिड हो, ओके ठीक है, राइट? मतलब इसका ये है कि जब आपने नौकरी स्टार्ट की, उससे स्टार्ट करने के बाद से लेकर आप कहाँ तक गए हैं वो वाले मिड। नो, आई फील नहीं, आई फील इट्स बिफोर दैट। ओके क्योंकि आप देखें कि जब आप जब हमारे बेटे होते हैं या बेटियां होती हैं, तो उनको हम शुरू से जिस तरह से उनको हम एक साइकोलॉजिकली हम उनको पाल रहे होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे होते हैं, लाड प्यार में हम कह तो देते हैं कि अच्छा बेटा आपने कब बड़े होना है, आप बड़े होके मुझे ये कर दोगे, अच्छा आप मेरा सहारा बनोगे सारा। बट बच्चा जो है एज अ ह्यूमन बीइंग, वो उस एक साइकोलॉजिकल अपने जो है ना बिहेवियर के साथ और अपने साइकोलॉजिकल थॉट्स के साथ जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है आई वुड ऑलवेज से कि द इट्स एक्चुअली द ह्यूमन स्टेज का मिडल होता है ठीक जो आपके, अब वो आपकी लगे कि वो क्योंकि 40 to 60 के स्पैन के बीच में होता है। इट्स नॉट जस्ट द most of 40. the time it is just Yes. it is taken as 40. Yes, Okay. it starts at 40. It like starts appearing at 40, but actually वो आप अपने मिड 30s में भी जाकर शायद आप जो है ना थक के तो आप कहना शुरू कर देंगे यार मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ। Because the sooner you start getting the responsibilities on your shoulder, the more there's more chance कि आप ज़्यादा जल्दी थकना शुरू हो जाएंगे, ठीक। राइट? अब हमारी जैसा बेटियां होती हैं, उनको हम शुरू से ही कह रहे होते हैं कि बेटा आपने घर संभालना है, शादी करनी है, ये करना है, आपने स्टडीज़ कंप्लीट करनी है। अब वो उस साइकिल में जब वो डेवलप करना शुरू कर देती हैं, बाय द टाइम वो 20s में, अर्ली 20s में या मिड 20s में लड़का लड़की दोनों की शादी हो जाती है, बट वो साइकोलॉजिकली बहुत पहले उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और वो मैच्योर हो रहे होते हैं। ठीक। सो वंस प्रैक्टिकली जब उनकी शादियां भी हो गई, बच्चे हो गए, उनका करियर ग्रोथ स्टार्ट हो गया, by the time you are 40 you are actually physically, mentally, psychologically extra mature, जिसकी वजह से अच्छा, फिर एक चीज़ और इनमें से आती है कि हमने बहुत सी ख़वातीन को ऐसे देखा है कि ख़वातीन जो हैं वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और Yes. 18 प्लस चले जाते हैं, Yes. तो वो अपने अपने काम कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सी अम्मियों को ये लगने लग जाता है कि नाउ व्हाट एम आई डूइंग हियर, Yes. एंड मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ और ऐसा करूं जो कि मुझे लगता है कि जो कि मुझे डिफाइन करता है। सो डू यू थिंक कि अगर आपके जितनी भी ख़वातीन अगर उनको ये वाली सोचें आने लग गई हैं तो दे आर इनटू दैट मिड लाइफ क्राइसिस? they should start thinking about these things when they are in their mid 30s. ओके
क्योंकि आप देखिए कि जब 20s की एज में जब आपकी शादियां हो जाती हैं, बाय द टाइम यू आर 40 वाकई आपके बच्चे 18-19 साल के होते हैं एंड यू आर नो मोर देयर नीड, आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। दैट इज एक्चुअली द टाइम कि आपको वाकई अपना आप जो है ना वो बेकार फील होने लग जाते हैं एंड यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैंने अब यहाँ बैठ के मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सिर्फ इंतजार करना है, बेल बजी मैंने गेट खोलना है, मामा मैं जा रहा हूँ गेट बंद करना है, अच्छा जी मैं जा रहा हूँ भैया हस्बैंड के लिए गेट बंद करना है एंड दैट्स इट। सो वो जो चीज़ है उसी साइकिल को जो है ना दैट इज अगर आप पाकिस्तान में देखती हैं तो पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है कि 80% लोग जो हैं वो इसी तरह ही हैं। Yes. तमाम अम्मियाँ जो अगर आप उनसे बात करें एंड दे आर हैप्पी, और उनको ये समझ भी नहीं आती कि ये उनकी मिड लाइफ क्राइसिस है। वो समझते हैं कि शायद हम अल्लाह के करीब ज़्यादा हो जाएं, हम दुआएं ज़्यादा मांगने लग जाएं, हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो जाए, हम जो ज़िंदगी की जो गहमा गहमी है उसको छोड़कर हम अल्लाह की तरफ अगर दिल लगा लें, बच्चों के लिए दुआएं कर लें, हस्बैंड के लिए दुआएं कर लें, तो ये ओके है। इसी तरह की जिंदगी समझ वो अपने आप नॉट एट को ऑल। आई थिंक आफ्टर 40 वो गोरा कहता है ना लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 40। हमारे यहाँ रीजन में आई थिंक आफ्टर 40 यू शुड स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद योर ओन सेल्फ, ठीक है। बिकॉज दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा मुझे क्या पसंद है, मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूं। ठीक। वैसे आफ्टर 40 हम नॉटी का भी कॉन्सेप्ट ज्यादा है कि जी अ मैन बिकम्स नॉटी आफ्टर 40, लेकिन उनके हिसाब से भी नॉटी होने के लिए भी आपके पास एक अपना स्ट्रेचर होना चाहिए, एक आपकी अपनी पर्सनालिटी और एक आप अपना एक ब्रांड बन चुके होने चाहिए, तो आपको ये चीज़ें समझ आती हैं कि जी आपका शिफ्ट आ रहा है एंड यू टेक अप विद दोस थिंग्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, आई थिंक सबसे पहली बात तो ये मेक श्योर यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड फ्रेंड्स अराउंड Okay. यू, बिकॉज वही आपका ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाते हैं, वही आपका सपोर्ट भी बन जाते हैं आफ्टर 40s, राइट? ठीक है। आपके बच्चे बड़े हो गए, आपके इवन सिबलिंग्स की भी शादियां हो गई, दे आर ऑल लाइक बिजी इन देयर ओन लाइव्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, यू स्टार्ट लूजिंग योर लव्ड वंस ऑल्सो, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो हैं वो अपनी ओल्ड एज में चले गए होते हैं या जा रहे होते हैं, आप उनका स्ट्रेस ले रहे होते हैं। सो वो आपके अपना जो एक साइकोलॉजिकल या जो फिजिकल आपके जो एंड प्लस ऑल्सो हार्मोनल, बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टेपिंग इनटू योर ओल्ड एज आफ्टर 40s, राइट? सो मैं कहती हूँ 40 to 60 की एज में जो है ना वो वाकई आप यहाँ अपना बुढ़ापा संवार सकते हैं, या आप बिल्कुल ही जो है ना वो अपनी जिंदगी को कम से कम जितना हो सकता है वो आप खुद करते हैं। ठीक। बाकी तो खैर वो अल्लाह के काम होते ही Okay, हैं, लेकिन अगर बट आप- वो जो बीमारियां आप ले लेते हैं ना, दैट इज डिलिबरेटली व्हाट यू डू विद योर ओन। ठीक। लेकिन अभी कहते हैं जिस तरह 60 इज़ द न्यू 40, तो आजकल के जो टाइम है जब आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपने आप को देख रहे होते हैं, इसी तरह की ही चीज़ें हैं जो पहले ज़माने में अगर हमें लगता है कि हमारे अब्बा अगर 55 या 50 के थे तो वो ग्रेस और रोब और दबदबा वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन आजकल के 50 इज़ मोर यंगर, आई थिंक सो। यस। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो चेकलिस्ट होती है कि आपको कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी नहीं है या आप मिड लाइफ क्राइसिस के अंदर आ चुके हैं, वो चेकलिस्ट क्या है? वो 3 या 4 पॉइंट्स क्या है? अच्छा, जो सिम्टम्स होते हैं ना दे आर लाइक साइकोलॉजिकली अगर आप देख वो 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है? सबसे पहले तो फिजिकली आ जाए, या इधर आप यूल स्टार्ट गेनिंग वेट, ठीक। या आपका वेट लॉस रैपिडली स्टार्ट हो जाएगा। ओके। मतलब रैपिडली इन द सेंस कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं करे बट स्टिल आप रिड्यूस करते जाएं, ठीक है। वो सबसे बड़ा एक साइन होता है फिजिकली। फिर आपने बेशक जितना मर्जी थोड़ा काम किया हो बट आपको फटीग और लेथार्जी जो है वो स्टार्ट हो जाती है फील होना, ठीक है? इमोशनली आप इरिटेट होने लग जाएंगे, आपको गुस्सा आने लग जाएगा, आपको चीज़ें बेमकसद होने लग जाएंगी, आपको अगले की बात जो है वो लगेगा कि अच्छा नहीं इसकी मतलब बात जो है ना वो शायद मेरे लेवल की नहीं है, या इसको मेरी बात समझ नहीं आ रही। ठीक। इमोशनली आपका ये होता है, ठीक है? साइकोलॉजिकली आप यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि अच्छा व्हाट एम आई डूइंग, या मैंने अब तक जो किया है क्या मैंने सही किया है? एंड लिटरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको लगना शुरू हो जाता है कि यार मैंने अभी तक जितनी मेहनत की है शायद मैंने सारा ज़ाया किया, ठीक। राइट? सो ये जो 4-5 चीज़ें हैं इस तरह से वो आपकी डिफरेंट स्टेजेस पे जो है ना वो आपकी कटे। कुछ ऐसे लोग होते हैं, सॉरी मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इतनी रैपिड अपनी चीज़ें जो है ना वो चेंज करने लग जाते हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा मैं जिन्होंने कभी शायद लाइफ में कभी स्विमिंग ना की हो वो एकदम कहते हैं नहीं जी मैंने स्विमिंग सीखनी है। ठीक है। सो तो लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा है। यस इट इज़ वेरी गुड, लेकिन अगेन फिर एक्सेप्टेंस की भी बात है ना। अब आपके इर्द गिर्द के लोग जो है वो फिर आपको कहना अच्छा नहीं आपको
बुढ़े वाले क्यों याद आ गया, सारी उम्र आपने की नहीं। दैट इज व्हेन यू एक्चुअली नीड द सपोर्ट अराउंड यू। ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है कि आप ओके। एक आपने एग्जांपल दी अभी के स्विमिंग कर लेनी चाहिए, और रेमेडीज क्या हैं इसको ओवरकम? एक आपने दोस्तों की बात की, एक आपने कहा कि अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में आपको संभाल के रख लेना चाहिए ताकि आप ठीक रहें, दोस्त आपके साथ हों, वो अच्छी बात है। और इसके अलावा दो चार और बातें क्या हैं जिनको हम समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि हमारे नाजरीन को पता लग जाए कि हाँ ये दो चार चीज़ें हैं जो कि आप कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे? आई थिंक सबसे पहले आप अपनी एक ऐसी बकेट लिस्ट बनाएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप फोकस्ड हो। ठीक है, मैंने वो जिस तरह कही ना कि यू नीड टू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद योर ओन सेल्फ। ठीक है, उसके लिए सबसे यू नीड टू लव यू। यस, यू क्योंकि आपको कई दफा होता है आपको ये तक नहीं पता होता कि अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है। एंड जब आप अकेले बैठे होते हैं, आपके बच्चे भी घर नहीं है, आपका हस्बैंड भी घर पे नहीं है, आपके इन लॉज या आपके पेरेंट्स जो है वो भी आपके इर्द गिर्द नहीं है। सो वो जो आप नॉर्मली ये पूछ होते हैं, अच्छा आप बताएं क्या बनाऊं, आप बताएं क्या बनाऊं, आज की पकाई है। द डे यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि अच्छा मैं अपने लिए क्या बनाऊं, यू आर ब्लैंक। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि लेडीज गो ब्लैंक। इसी तरह जेंट्स के साथ भी होता है। वो जेंट्स को आप बड़े अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, बट आई फील कि जेंट्स शायद जरा ज्यादा इस चीज के अंदर जल्दी प्रोसेस में एक और चीज जो मेरे ज़हन में बड़ी आती है, खवातीन शायद वेंटिलेट कर लेती हैं टू सर्टेन पीपल, टू सर्टेन अपने इन लॉज, अब ये अपने अम्मा अब्बा बहनें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेन वो अपने दोस्तों के साथ भी इसको वेंटिलेट नहीं कर रहे होते, बिकॉज देयर इज एक छोटा सा वो उन्होंने एक अपनी लिमिट लगाई होती है। यार मैं लोगों को बताऊंगा तो लोग कहेंगे यार तुम माठा हो गया, तो की रह कमजोर हो गया है, तुम लड़कियों की तरह रोते हो, या तुम सेंसिटिव हो गए हो, ओनी शेयर मान, यू नो, इस तरह से, विच इज़ वेरी रॉन्ग। इसीलिए जब आपका वो जो 50s वाला एक जो क्रिटिकल स्टेज है फॉर मेन स्पेशली, जब हार्ट की आपको प्रॉब्लम्स होती हैं या आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट्स द रीजन, बिकॉज उनका कैथारसिस तो होता ही नहीं है। Men are actually in need of therapy more than women. अच्छा, अब ये जो थेरेपी का जो चक्कर है, अब आप कहते हैं कि अगर आपका दिमाग, मतलब जो लोग कहते हैं अगर दिमाग खराब हो गया है तो आपको किसी दिमाग के स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, और आप वहां पर अगर जाकर अपने आप को मतलब वेंटिलेट कर देते हैं तो isn't it good? It is actually, लेकिन why don't people go there? Because थोड़ी सी misconception है, I would say. There's a difference between a psychiatrist and a psychologist. Okay. ठीक है, एक आपको दवाइयों पे लगाएगा डिपेंडिंग ऑन द केस, दूसरा आपको सुनेगा और आपको बकअप करके आपका विजन क्लियर करेगा, राइट? सो यू नीड टू सी वेदर यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट और यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, राइट? सो उसमें ये है कि कैथारसिस तो वाकई हर किसी, अब लेडीज कई दफा होता है वो रो के भी अपना कैथारसिस कर लेती है इवन इफ दे डोंट स्पीक आउट। जेंट्स तो वो भी नहीं कर सकते। फॉर मेन इट्स बेसिकली मोर इम्पोर्टेंट to go for catharsis. They should regular go for running. उससे भी एक negative energy जो किसी के पीछे भागना जरूरी है या that's your choice. That's their choice. कि अगर किसी के पीछे भाग लें तो वो फिर बीवियां उस वक्त पकड़ लेती है कि उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। तो वो मिड लाइफ क्राइसिस में ये भी होता है कि आप किसी के पीछे भाग लेते हैं तो आपकी बेगम आपको पकड़ लेती है कि तू किधर जा रहे हैं, किस माँ के कोल जा रहे हैं। तो ये वाली चीजें भी चल That's your personal choice. ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कोई ऐसा आपके पास कोई एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल को हम ये कह सकें कि हाँ एक बंदा या एक बंदी इस क्राइसिस से निकला with these exercises or by exploring himself or herself? Unfortunately no. Okay. क्योंकि हर कोई इस चीज को नंबर एक अंडरस्टैंड नहीं करता, बिकॉज इट डजंट मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि ये आपको 40s में ही स्टार्ट हो। कई ऐसे लोग होते हैं जिनका इतना एक्टिव लाइफस्टाइल होता है कि उनका सैचुरेशन पॉइंट मे बी 50s में आता है या मिड 50s में आता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप इस चीज को रियलाइज कब करते हैं। 30s में नहीं आ सकता, 30s में नहीं, बिकॉज 30s में आप देखिए यू आर यंग, यू आर एक्सप्लोरिंग, यू आर लाइक गोइंग फॉर गेट टुगेदर्स एंड आपकी आउटिंग्स हैं, फिर आपके बच्चे छोटे होते हैं, आपके आई थिंक प्रायोरिटीज उस वक्त डिफरेंट होती हैं। ये सारी स्टेज आती है जब आपके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं एंड दे आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन यू। एक और चीज़, हम अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे भी आपको क्वेश्चन करने लग जाते हैं अम्मा पापा को, और एक अपना सजेशन देने लग जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट व्हाट आई हैव सेड,
यार आप ठीक नहीं कर रहे, यार आपने ये नहीं किया, तो वो बाप को वो एक तरह की वो फीलिंग भी हर्ट करती है कि यार तुम एट 20 एक 40 इयर्स को या 45 इयर्स के प्यो को कैसे तुम जज कर सकते? तो हाउ कैन दिस बी अ सोल्यूशन? कैसे हम इसको फाइंड कर सकते? आई थिंक यू आर ब्लेस्ड अगर आपके बच्चे आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको डे वन से इतना डिफरेंट देखा होता है कि दे आर द वंस जो कि सबसे पहले इस चीज को नोट करते हैं कि मेरे फादर या मेरे मदर जो है, दे आर नो मोर लाइक, दे आर नो मोर द वे दे वर, यू नो। मे बी आप आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, मे बी आप खामोश होने लग गए, मे बी आपके अंदर गुस्सा तरह ज्यादा आने लग गया। सो अगर बच्चे आपको वेकअप कॉल दे रहे हैं, टेक इट पॉजिटिवली। मे बी आपको किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के जाना ही ना पड़े, और आपके घर में ही वो आपकी थेरेपी हो रही हो। ठीक है। बल्कि अच्छा रहता है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ जो है वो मजीद अपने आप को इन्वॉल्व करें, या आप कहें कि अच्छा ठीक है चलो तुम बताओ कि मैं क्या करूं, या आप उसकी कोई मशवरत आराम से पेशेंटली आप ले लें। इट कुड बी मोर फ्रूटफुल एंड मोर ऑफ योर फॉर योर एडवांटेज। वेस्टर्न सोसाइटी और हमारी जो ईस्टर्न सोसाइटी है, इसमें मोस्टली ये चीज़ें, वेस्टर्न इसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और वो उनको ओवरकम करने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पर हम ओवरकम करने की कोशिश नहीं करते, हम उसके साथ अपने आप को धकेले जाते हैं, और वो एक हमारे साथ एक अटैच बात बन के हमारा क्राइसिस जो है वो हमारे साथ चल रहा होता है। तो उसको कैसे देखें? क्या हम उनकी तकलीफ कर लें वेस्ट की, कि वेस्ट जो कर रहा है वो ठीक है? नहीं, हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है ना। ये जो मिड लाइफ क्राइसिस है, मेरा ख्याल है ये उनकी साइड पे, तो बिकॉज देयर लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 40, दे से इट। लेकिन बस हमारा मिड लाइफ जो है वो इस रीजन का है, बिकॉज हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम या हमारे इमोशनली हम इतने ज़्यादा सबके साथ अटैच्ड होते हैं कि जब वो एक एक करके फॉर देयर ओन रीजंस, कोई दुनिया से चला जाता है, कोई वैसे अपनी लाइफ में आगे चला जाता है, जो पीछे रह जाते हैं वो एक्चुअली दे आर द वंस टू सफर विद दिस क्राइसिस। गोरा जो है वो तो इस तरह की अटैचमेंट्स ही नहीं रखता ना। ठीक है। हाँ, जो अटैचमेंट्स रखते हैं उनके ऊपर भी फिर ये स्टेज आती है। ठीक है। हमारे जितने भी लोग जो हमारे नाजरीन हमें यहाँ पे देख रहे हैं, अगर वो उनको ये लगता है कि जी मिड लाइफ क्राइसिस से हम निकल गए, फॉर एग्जांपल हम किसी भी एक्सरसाइज कर ली, हम किसी के पीछे भाग लिए, हमने बाकी चीज़ें भी कर ली, लेकिन असल जो अल्टीमेट है वो है अपने दिमाग को समझाना कि मैं जो ये सब कुछ कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ rather than anybody else। ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है ना? वेरी। तो अगर हम इन चीज़ों को समझा दें तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर हो सकती है। एग्जैक्टली, आप इस चीज़ से निकल नहीं सकते। ठीक है। राइट, यू नीड टू अडेप्ट इट। ठीक है ना, यू नीड टू अडेप्ट द चेंजेस आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, जो आपके फिजिकली चेंजेस आ रहे हैं। यू नीड टू एक्सेप्ट कि अच्छा मैं ओल्ड एज की तरफ जा रहा हूँ, बट मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकता हूँ। आई रियली फील वेरी नाइस, आई रियली फील वेरी गुड। अब आजकल जैसा हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो कि अपनी अच्छी वाली ओल्ड एज में भी दे आर सो फिट, दे आर सो स्टाइलिश, दे आर सो वेल ड्रेस्ड कि दिल लिटरली अच्छा लगता है कि अच्छा यार नहीं, वाकई ऐसे भी बढ़ापा हो सकता है। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, 60 साल या 70 साल में लाल रंग या ऑरेंज रंग पहन लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम? मेरा ख्याल है अब 48 और मैंने रेड अपना किया हुआ है, सो यस, क्यों नहीं। आई थिंक अगेन आपके टारगेट्स होने चाहिए। यू सी, सबसे पहले तो आप वही बात है वो जो हमारे यहाँ पे कहना है कि जी लोग क्या कहेंगे। प्लीज, लोग वाकई बहुत वेले, फॉरगेट देम। तो वैसे भी क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, या फिर वो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो जस्ट फॉरगेट इट, यू लिव योर लाइफ। आफ्टर 40 मेक श्योर कि अच्छा दिस इज माई टाइम नाउ। वो जो एक मी टाइम वाली बात है ना, या वो जैसे अपना टाइम आएगा, वो वाकई आपका टाइम आता है, बट इट डिपेंड्स कि वेदर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट। लास्ट क्वेश्चन, talking about if you have overcome this thing, but how did you do that? For example, if it come to you, मतलब you were of this age and it came to you, and how did you overcome this thing? आई थिंक इट हिट मी जब कोविड के बाद 2-2.5 साल जो थे ना वो सब घर पे थे, एंड उसके बाद जब एकदम से मतलब बच्चे और हस्बैंड जो थे वो अपना अपना दोबारा से लाइफ में अपना बिजी हुए, तो आई वॉज द ओनली वन टू स्टे एट होम। राइट, और वो शुक्र है कि मेरे पास 3 बिल्लियाँ हैं, तो वो शुक्र है कि अब उनसे बात करते हुए मैं सारे दिन में एक आधी दफ़ा या 2 दफ़ा अपनी आवाज़ सुन लेती थी। तो आई थिंक दैट वॉज द टाइम व्हेन इट हिट मी। When I turned 40, I was very excited. Again, वही 40 naughty और वो सारा कुछ जो था,
मैंने कहा जी बकेट लिस्ट बनाऊंगी। मैंने मास्टर्स माशाल्लाह किया 40 के बाद। ठीक। मैंने जॉब अपनी जो कंटिन्यू की, मैंने अपना हेल्थ के ऊपर भी किया। बट कोविड का एक ऐसा टाइम था जिसमें चेंजेस आए एंड लाइफस्टाइल एकदम चेंज हुआ एंड एवरीवन वाज होम। आई वाज वेरी हैप्पी। एंड जब एक दफ़ा कोविड के बाद 2.5 साल के बाद, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई टच्ड माय 45 46 राइट। एंड उस टाइम पे इट हिट मी कि ओके नाउ व्हाट एम आई सपोज टू डू। एंड ऑब्वियसली मतलब डिप्रेशन भी हुआ, स्लीप साइकिल चेंज हुआ जो कि नेचुरल है, आपका स्लीप साइकिल भी चेंज होता है, आप फटीग आपकी होती है, वेट गेन स्टार्ट हो जाता है आपका, मतलब किसी में वेट लॉस किसी में वेट गेन, एंड वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। अच्छा मेरा भी एग्जैक्टली यही था कि मैं सबसे पहले डॉक्टर के गई कि जी मुझे क्या हो रहा है, किस तरह एग्जैक्टली, बिकॉज आई नेवर रियलाइज कि अच्छा ये मेरे साथ हो सकता है। आई कंसिडर्ड माई सेल्फ आई एम वेरी बिजी एंड शाम का कोई ना कोई प्लान है, आई एम वेरी हैप्पी, बच्चों के साथ गपशप लग रही है, बट आई नेवर रियलाइज कि अच्छा मेरे साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। सही। सो वंस, और वो डॉक्टर का टिपिकली वही था, उसने वो पेन किलर्स दे दी, दवाइयाँ दे दी, वो आपको स्ट्रेस के लिए आपको जो है रिलैक्सेंट्स दे दिए सारा। आई सफर्ड आई थिंक फॉर लाइक मोर देन 2 years ये दवाइयाँ और ये सारा कुछ, सर्वाइकल हो गया, माइग्रेन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारा कुछ। बट देन अगेन आपकी फैमिली ही आपका सपोर्ट भी बनती है, राइट। जब आपको कुछ होता है तो आपकी जो इमीडिएट फैमिली होती है वही आपका सबसे ज़्यादा ख्याल भी करती है और वही सबसे ज़्यादा सफ़र भी करती है, समझ भी उनको आ रही होती है कि वो अच्छा इनके साथ क्या हो रहा है। माई चिल्ड्रन अल्हम्दुलिल्लाह दे वर द वंस टू एक्चुअली गिव मी अ वेकअप कॉल कि मामा आप यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग अगेन, या यू नीड टू गेट बिजी, या यू नीड टू हैव समथिंग ऑफ योर ओन। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था या मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था। सो आई स्टार्टेड विद कि अच्छा चलो मैं दोबारा से अपना जो है ना कोई अपने काम करूँ, अपना कोई पुरानी अपनी चीज़ें जो है वो बनाना शुरू करूँ सारा कुछ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मतलब विद फैमिली सपोर्ट, तो ये कि वो आप स्लोली ग्रेजुअली, हाँ इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ टफ प्रोसेस, आई वोंट से कि इट्स एन ईजी प्रोसेस, बट ये कि यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यू नीड टू एक्सेप्ट कि हाँ आपके बच्चे वो जो कहते हैं ना कि दे आर रेडी टू टेक देयर ओन स्लाइड्स, लेट देम गो, राइट। ओके, लेकिन अभी आकर अब ये देखें कि हमारी जो ईस्टर्न साइड पे है, हमारे जो बच्चे या हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो इस क्राइसिस से निकालने में हमारी बहुत हेल्प करता है। हाँ ऐसे ही बिल्कुल है, बिल्कुल है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। हमारी आज की मेहमान थी इरम शहबाज। और ऑन अ लाइटर नोट हमेशा ये बात करते हैं कि जी कोविड में जहाँ बहुत से लोगों ने उनको इजी था कि बच्चे और मियाँ अपने घर से बाहर चले जाते थे, लेकिन कोविड में वो सब के सब इकट्ठे ही 24 घंटे रहने लग गए, तो वो वाकई ही दिमाग पे सर पे सब चढ़ जाते हैं। तो वो एक साइड तो ये भी थी, दूसरी साइड ये थी कि एक आपकी फैमिली की टुगेदरनेस बढ़ती है और उस टुगेदरनेस के साथ आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस हमारी ज़िंदगी की जो ECGs हैं, ECGs का हाइज एंड लोज हमारी ज़िंदगी के चलते रहते हैं। उन हाइज एंड लोज के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप लो होते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपको एक मस्टर आप अपनी करेज करनी पड़ती है और आप कहते हैं कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी के एक लेवल मेंटेन करना है और उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या होता है। जितनी दफ़ा गिरूंगा उतनी दफ़ा उठना ज़रूरी है। सो आई थिंक हर इंसान के साथ ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये प्रॉब्लम आई है जब उसने कहा है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन दिल से एक आवाज़ आती है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। सो इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट टाइम एक नए गेस्ट के साथ आपसे बिल्कुल मुलाकात होगी। और आज अगर आप मिड लाइफ क्राइसिस के अंदर अपने आप को कहीं समझ रहे हैं या कहीं कदम रखा है तो प्लीज़ आपने इरम शहबाज की बातों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने बात सीखनी ज़रूर है, ताकि वो कैसे निकले हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे इसको सॉल्व करना है, ये आप पे छोड़ते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।